अब हम पढ़ने वाले इनकैप्सुलेशन। ऊप्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि रियल लाइफ से डायरेक्टली इंस्पायर है, जिससे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल की इनकैप्सुलेशन कैसे बनाते हैं और होता क्या है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो काफ़ी इजी वे में इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और फंक्शन को एक ही यूनिट के अंदर बाइंड कर देना। इसका मेन गोल होता है डेटा को हाइड करना और कंट्रोल प्रोवाइड करना। मतलब जो डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे हाइड कर देना और सिर्फ एक मेथड, एक कंट्रोल प्रोवाइड करना जिससे वो काम हो सके। इसका एग्जांपल ऐसा आप सोच सकते हो, जैसे कि सोचो एक कार है, ठीक है, उसका एक इंजन है। इंजन के अंदर क्या वर्क हो रहा है वो हमें पता नहीं होता है, सिर्फ ड्राइवर को पता होता है कि एक्सेलरेट करने से, एक्सेलेटर देने से कार को आगे जानी है। ठीक है, वैसा ही काम होता है यहाँ कोडिंग के अंदर, जिसमें आपका जो डेटा, मेन डेटा रहता है उसे हाइड किया जाता है और सिर्फ आप एक पर्टिकुलर कंट्रोल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एटीएम मशीन के अंदर होता है। ठीक है, अब इंटरनली क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता है, आप सिर्फ वहां पे पिन डालते हो, देन पैसे डालते हो और विड्रॉल कर लेते हो। ठीक है, सिमिलर काम इनकैप्सुलेशन आपको करके देता है। ठीक है, अगर मैं एक टेक्निकल डेफिनेशन पे जाऊं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, एक यूनिट के अंदर ही फंक्शन, मतलब वेरिएबल और मेथड, फंक्शन सभी को रैप कर देना। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं इनकैप्सुलेशन पाइथन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास ले लेते हैं हम। क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, इनिट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम कुछ डेटा देते हैं। तो डेटा के अंदर क्या होने वाला है, डेटा के अंदर होने वाला है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डेटा के अंदर उसका होता है नेम, नेम और मार्क्स। ठीक है, एक ही स्टूडेंट का डेटा बना लेते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम और उसके मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स। अब सर ये अंडर, ये आपने यहाँ पे जो मैंने लिया है मार्क्स, एक से भी मार्क्स है। ठीक है, ये मार्क्स है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, नेम, नेम सेल्फ डॉट मार्क्स, सेल्फ डॉट नेम, नेम मार्क्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे डॉट था, कॉमा लगाना था। ठीक है, ठीक है, अब ये डबल अंडरस्कोर जो मैंने दिया है वो क्या है, ये है आपका प्राइवेट वेरिएबल। अब ये प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पे होते हैं दो टाइप के वेरिएबल काम आते हैं हमारे, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, हम प्राइवेट वेरिएबल को एक, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्टली हम प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। आप प्राइवेट वेरिएबल को हमेशा एक्सेस कर सकते हैं एक फंक्शन या कि एक मेथड के साथ, उससे ही हम बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्टली कुछ काम करना चाहूँ कार के इंजन पे तो नहीं कर सकता। ठीक है, या डायरेक्टली एटीएम से पैसे निकालना चाहूँ नहीं निकाल सकता, उसके लिए एक प्रॉपर मेथड बनाया गया है और उसके पीछे काफ़ी चीज़ें हाइड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है वो अपने जो मार्क्स है वो खुद देख पाए, उसके मार्क्स और कोई ना देख पाए, तो इसके लिए हमने इस वेरिएबल को प्राइवेट रख दिया है। उसका भी एक मेथड होगा मार्क्स देखने का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मेथड बताता हूँ, डेफ गेट मार्क्स। ठीक है, सेल्फ लेगा, अब मैं बोलता हूँ रिटर्न, ये क्या करना चाहिए, रिटर्न कर दे सेल्फ डॉट मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स रिटर्न कर दे। आई थिंक ईजी है। अब मैं नीचे कुछ नहीं करूँगा, अगर अब मैं क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू ले लेता हूँ STU स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट 1 है। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर दो क्या S1 डॉट नेम, तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, S1 डॉट नेम, ये प्रिंट हो गया, नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, S1 डॉट नेम, नेम तो दिए ही नहीं, यहाँ पे नेम देना है आपको, एक नेम देना है। ठीक है, नेम, एक नेम ले लेते हैं और एज ले लेते हैं, एज नहीं मार्क्स, जैसे मार्क्स है 85। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा नेम आ गया। ठीक है,
पर अगर मैं यहीं से सीधा एक्सेस करना चाहूँ मार्क्स को, तो एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है। अगर मुझे मार्क्स को एक्सेस करना है तो मुझे एक मेथड या एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो वो मार्क्स एक्सेस करके मुझे दे। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कि s1 डॉट मार्क्स। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं जो गेट मार्क्स करके s1 डॉट गेट मार्क्स, जो मेरा s1 डॉट जो गेट मार्क्स है, मैं उसे प्रिंट करूंगा। तो अभी क्या होगा, मेरा जो गेट मार्क्स वाला जो मेरा इफ मेथड फंक्शन है यहाँ पे, वहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो उससे मैं अपने मार्क्स गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम है क्या, s1 डॉट गेट मार्क्स, ठीक है, s1 डॉट गेट मार्क्स, ठीक है। सॉरी भाई, मेरे को मार्क्स गेट करना था, ये क्या बना दिया मैं। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, ये मार्क्स आ गए 85। ठीक है, ये 85। ठीक है, मार्क्स मैं यहाँ पे गेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये कैसे गेट किया है, यहाँ पे मैंने किया है एक्सेस थ्रू गेटर। यहाँ पे गेटर और सेटर होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो खुद से मार्क्स यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ यहाँ पे, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बाई चांस स्टूडेंट है, मेरे पास एक स्टूडेंट है, इसके मार्क्स है 85। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके मार्क्स चेंज करना है, या बाई मिस्टेक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो मार्क्स है वो गलत हो गए, अगर उसे वो चेंज करना है, 85 नहीं मार्क्स 95 थे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फंक्शन, एक और मेथड बनाना पड़ेगा मार्क्स चेंज करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ जिससे मैं मार्क्स चेंज कर पाऊँ। ठीक है, सेट मार्क्स करके, अगर मुझे मार्क्स सेट करना है तो। ठीक है, मैं बोल देता हूँ डेफ सेट मार्क्स। ठीक है, सेल्फ साथ ही में एक नया वेरिएबल बना देते हैं न्यू मार्क्स करके, जिसके अंदर न्यू मार्क्स आने वाले हैं हमारे। ठीक है, अगर नए मार्क्स देना है, अगर आपको एक नए मार्क्स डिक्लेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे न्यू मार्क्स देना है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इफ एक कंडीशन दे देते हैं न्यू मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं। जो मैं न्यू मार्क्स देने वाला हूँ वो मार्क्स होने हैं 0 to 100 के बीच में। ठीक है, 0 to 100 के बीच में। तो जो मेरे मार्क्स हैं वो क्या होना चाहिए, मार्क्स बड़े होने चाहिए और बराबर हो सकते हैं 0 के। मार्क्स को बड़ा होना है या 0 हो सकते हैं, या 0 से बड़े, पर 0 से कम नहीं होंगे। ठीक है, एंड जो न्यू मेरे मार्क्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो या तो 100 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 100 से छोटे, पर 100 से बड़े नहीं हो सकते। एक इफ कंडीशन दे दी है। मैं क्या बोलूँगा, सेल्फ डॉट मार्क्स, जब भी सेल्फ डॉट आप जो मार्क्स लो, उस मार्क्स को क्या करो, आप कहाँ पे दे दो, न्यू मार्क्स में। और एल्स अगर कोई माइनस में मार्क्स देता है, माइनस में 100 से ज़्यादा या 0 से कम, तो प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, इनवैलिड, ठीक है, इसे हमें स्ट्रिंग के अंदर देना है, इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ, यहाँ पे मार्क्स सेट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि s1 डॉट सेट मार्क्स। ये मार्क्स में सेट करना चाहता हूँ, मार्क्स में देना चाहता हूँ यहाँ पे 95। ठीक है, और अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कर दो s1 डॉट गेट मार्क्स, जो मेरा फंक्शन है। तो अब देखना, जो मेरे 85 मार्क्स थे वो 95 हो जाएंगे। ठीक है, 85 और 95 हमें 2 मार्क्स मिल चुके हैं, 85 और 95। अगर मैं अभी इसे भी रन कर रहा हूँ, इसे हटा सकता हूँ। ठीक है, इसे हटा देता हूँ, देखो मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अमन है 95। तो आई थिंक आपको अब इनकैप्सुलेशन क्लियर है, कैसे इनकैप्सुलेशन के अंदर हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखते हैं, जैसे कि आप उन्हें यूज़ ना कर सको। यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो प्राइवेट बनाया गया है, डायरेक्टली कोई उन्हें एक्सेस ना कर पाए, किसी मेथड या फंक्शन के ऊपर एक्सेस कर पाए। ठीक है, ये आपका कोड था। अब यहाँ पे सर ये बेनिफिट क्या है इनकैप्सुलेशन का, इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट होता है, पहला तो डेटा हाइडिंग। ये कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है, उसे हाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ईटीएम मशीन पे जाते हो तो जो आपका पिन होता है वो हाइड होता है। देखो, पिन को हाइड रखते हैं, पिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, जो पिन जो है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को पता चल जाए तो आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन के यूजेस क्या क्या है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन आप डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो,
फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ डेटा, अगर आप डेटा को हाइड करोगे तो उस डेटा पे आपका कुछ कंट्रोल होगा, वो लीक नहीं हो सकता, ठीक है। रीयूजेबल कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन एक कैप्सूल के अंदर, एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें रख के आप उसे रीयूज तो कर ही सकते हो, साथ में वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। अगर कुछ ऐसी डिटेल है जो आपको शो नहीं करनी है, जैसे एटीएम का पिन, जब हम एटीएम में जाते हैं तो पिन शो नहीं होता है, ठीक है, तो वही वैसी डिटेल को हाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। अब जो अभी मैंने एटीएम का बताया, जैसे बैंक एटीएम है, अंदर कितना पैसा है वो डायरेक्टली नहीं दिखता है, हम सिर्फ विड्रॉल के ऑप्शन पे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, ना कि जब आप विड्रॉल करने जाओ तो पैसा दिख रहा है, वो सिर्फ विड्रॉल करोगे आप, विड्रॉल हो जाएगा, जब आप चेक करना चाहो अलग से तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, लास्ट में मुझे उम्मीद है आपको इनकैप्सुलेशन समझ में आया होगा। हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो कि सर इनकैप्सुलेशन, और खुद के एग्जाम्पल भी दे सकते हो, सर इनकैप्सुलेशन ये होता है। और हम आगे और आगे पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़े पहले, आपने देखा होगा। अब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के बाद और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, देखो समझते हैं। देखो, एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट तरीके से काम करता है, उसे ही हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, काम कैसे करते हैं, कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, वो हम अभी जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी आपको इतना क्लियर है डेफिनेशन से कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि एक ही फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिफरेंट तरीके से काम करेगा, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। या फिर आप एक सिंपल डेफिनेशन में ऐसा बोल सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक काम लेकिन अलग अलग काम, ठीक है, कि एक नाम होगा पर उसके अलग अलग काम होंगे, ठीक है। यानी तुम एक ही फंक्शन या मेथड का नाम यूज करके अलग अलग क्लासेस में उसे अलग तरीके से यूज कर सकते हो, यही है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म के हम तीन टाइप पढ़ेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमारा मेथड ओवरलोडिंग होगा, मेथड ओवर राइटिंग होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा, ये चीज़ें क्या होती हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, अभी डेफिनेशन से हमें पॉलीमॉर्फिज्म इतना क्लियर है कि मैनी फॉर्म्स पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे वो होगा हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, काम कैसे करता है, वो हम समझते हैं। देखो, जब एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन हो लेकिन पैरामीटर्स अलग हो, तो उसी मेथड को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन में इसको डायरेक्टली सपोर्ट तो हम नहीं करते, पर हम इसे क्रिएट कर सकते हैं अर्ग्स के थ्रू। जैसे आप यूज करते हो अर्ग्स, हम मैंने फंक्शन में सिखाया था कि कैसे आप एक टपल सीरीज में वैल्यू कैसे ले सकते हो अर्ग की हेल्प से, ठीक है, किसी हेल्प से कैसे आप एक डिक्शनरी को ले सकते हो। तो वो सिमिलर चीजें हम अभी कोडिंग में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसे क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, पहले एक क्लास बनाता हूँ ग्रीट नाम से। एक क्लास आपको ग्रीट करने वाली है, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन से हेलो, ठीक है, सेल्फ ले रहा है और साथ ही में हम नेम को नन दे रहे हैं। अब नन क्यों दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन यहाँ पे नेम नहीं देता है तो एरर ना हो, एक नन वैल्यू शो करे, इसलिए मैंने नन दे दिया। तो बोलता हूँ इफ अगर नेम, अगर कोई नेम देता है तो प्रिंट कर दो हेलो हेलो, और एफ स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करो हेलो कॉमा क्या नेम, ठीक है। और अगर कोई नेम नहीं देता है, नन वैल्यू दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एल्स आपको प्रिंट कर देना है सिंपल हेलो, ठीक है। यही है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ जी इक्वल्स टू ग्रीट, ये मैंने यहाँ पे अपनी क्लास को कॉल कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, क्लास का ऑब्जेक्ट है जी इक्वल्स टू ग्रीट। अब मैं बोलता हूँ जी डॉट से हेलो, से हेलो,
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है, नेम अगर नन वैल्यू हो तो सिर्फ हेलो प्रिंट होने वाला है। पर अगर यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ जी डॉट हेलो, यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट होने वाला है, वो पर्टिकुलर नेम प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एक वो एक नेम के लिए भी वर्क कर रहा है, पर वहीं पे सिमिलर अगर कोई नेम नहीं दे रहे हैं हम तो उस पर भी काम कर रहा है। तो इसे ही हम बोलते हैं कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग कि दोनों चीज की या दोनों सिनेरियो पे ये काम कर रहा है। ठीक है, ये होता है आपका कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हो, सॉरी। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम मैसेज लिखो तो मैसेज भेज जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चला रहे हो, ठीक है, मैं अगर कुछ मैसेज टाइप करता हूँ तो मैसेज जा रहा है सामने वाले के पास। अगर मैं मैसेज नहीं भेजना चाहूँ तो सेम बटन से मैं एक स्टिकर भी भेज सकता हूँ। स्टिकर पे क्लिक करूंगा, सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो सेंड हो जाएगा। अगर मैं मैसेज लिख रहा हूँ वहीं पे सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो भी सेंड हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक ही जो पर्टिकुलर बटन है उससे दो काम हो रहे हैं। आप स्टिकर भी भेज सकते हो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर मैसेज भी भेज सकते हो। इसे ही हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई थिंक आपको अब थोड़ा क्लियर है। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप था। ठीक है, अब भाई सेकंड टाइप क्या है, पहला टाइप तो हमने देख लिया। ठीक है, ये स्पेलिंग देख लेना। तो इसे हटाते हैं, सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम जिसे हम मेथड ओवर राइडिंग भी बोलते हैं, मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, देखो, जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शन को सेम नाम से दोबारा लिख देती है और उसे बोलती है कि उसे ही हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जब एक कोई वही चाइल्ड क्लास है, वही सेम फंक्शन उसकी पेरेंट क्लास में बना, मतलब पेरेंट क्लास है वही हमने चाइल्ड क्लास में सेम नाम से एक और फंक्शन बना दिया, उसे ही हम मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे। अब मेथड ओवरराइटिंग क्या होता है वो हम समझते हैं इजी वे में। ठीक है, अब मेथड ओवरराइटिंग काम कैसे करता है, देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, एक क्लास बना देता हूँ, जैसे पेमेंट एक क्लास बनाते हैं। क्लास, ये क्लास है मेरी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट क्लास से मैं पे करता हूँ, डेफ पे, एक मैंने फंक्शन बनाया पे। सेल्फ, अगर मुझे कहीं स्टोर पे करना है तो मैं प्रिंट पे कर सकता हूँ। वहाँ पे हमारे पास टाइप होते हैं पे करने के, पेमेंट के, पेइंग इन कैश। ठीक है, कैश के साथ साथ मैं एक ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता हूँ, जिसके लिए हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम एक पेमेंट क्लास ले लेते हैं, पेरेंट क्लास, और मैं सिमिलर इसी पेरेंट क्लास के अंदर एक और फंक्शन बना लेता हूँ पे करके, सेल्फ के साथ प्रिंट कर देता हूँ। पे करने पे क्या होगा, यहाँ पे आया है पेइंग वाया यूपीआई। देखो, अब मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं कैश से पे कर सकता हूँ या यूपीआई से पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पेमेंट है। पेमेंट, एक पेमेंट क्लास, मैंने एक पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट वन है। और वहीं पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सेकंड क्लास का, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑनलाइन पेमेंट है। ठीक है, तो मेरे पास अब दो ऑब्जेक्ट है, एक है पेमेंट वन, मतलब ऑब्जेक्ट वन जो पेमेंट है, और ऑब्जेक्ट टू जो कि ऑनलाइन पेमेंट है। ठीक है, अगर मैं देखना, अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट वन डॉट पे, ऑब्जेक्ट वन डॉट पे, तो क्या प्रिंट होने वाला है, तो प्रिंट होके आने वाला है कैश, की कैश से पेमेंट हुई है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ऑब्जेक्ट टू को कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट टू को यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट टू डॉट पे, जो तो ये पे वाला फंक्शन है, सॉरी, ऑब्जेक्ट टू डॉट पे, तो मेरा पे वाला फंक्शन यहाँ पे काम करने वाला है एक यूपीआई पेमेंट के लिए। तो क्या है, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास, बस चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नाम का फंक्शन है जो कि पेरेंट क्लास में है। तो इसे ही अपन
मेथड ओवरराइटिंग बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं इसे रन करता हूं तो प्रिंट होके आने वाला है बाय कैश, बाय यूपीआई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। अब हम जाते हैं हमारे थर्ड टाइप पे। देखो थर्ड टाइप क्या होता है समझते हैं, लेकिन इससे पहले ये मेथड ओवरराइटिंग तो क्लियर है, कैसे मेथड ओवरराइटिंग वर्क कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कई जगह पे आप कैश यूज़ करते हो, ठीक है, कई जगह पे आप यूपीआई यूज़ करते हो। तो मेन हमारे यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मेन काम हो रहा है पेमेंट का। पेमेंट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, पेमेंट पे काम हो रहा है, पर आप कैसे कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, वो बता रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे टाइप। ठीक है, अब थर्ड टाइप समझते हैं हम लोग। थर्ड टाइप है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस इज अवर थर्ड टाइप। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। देखो, जब एक ही ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस या जो भी मल्टीप्लाई अलग अलग डेटा टाइप पे अलग अलग काम करता है, उसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर वैल्यू पे, अगर मैं एक इंटीजर वैल्यू पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में प्लस यूज करता हूं तो वो ऐड कर देगा। ठीक है, वहीं पे एक स्ट्रिंग वैल्यू पे अगर मैं सेम ऑपरेटर यूज करता हूं तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा, उन स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देगा। उसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब कैसे, जैसे अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ कि 5+5, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे मुझे मिलने वाला है 10, ये 10 मिल गया। पर अगर मैं सिमिलर प्रिंट करवाना चाहूँ कि प्रिंट कर दो स्ट्रिंग वैल्यू को ए एम ए, जैसे एन एम एन नमन प्लस शर्मा, नमन शर्मा, तो अब ये क्या होने वाला है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो देखा हमारे पास यहाँ पे प्लस जो ऑपरेटर था वो अलग अलग डेटा टाइप पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, उसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी तो यही जो हमारे जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं अभी कि कंपाइल टाइम, रन टाइम, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवर राइटिंग, यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के पार्ट है। ठीक,